नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश में एक गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के रहने वाले इंजीनियर ने फांसी लगाने से पहले पत्नी निकिता और फैमिली कोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 23 पेज के सुसाइड नोट में अतुल ने 5 साल में सही तमाम जिल्लतों का जिक्र किया है। पत्नी निकिता ने अतुल पर जौनपुर में दहेज, अप्राकृतिक सेक्स समेत मर्डर जैसे 9 संगीन केस दर्ज करवाए हुए थे। अतुल के मुताबिक वो अदालत में न्याय की उम्मीद हार चुके थे। सिर्फ 34 साल की उम्र में बेहद कामयाब इंजीनियर के सुसाइड से देश में एक बार फिर पुरुषों के खिलाफ कानून का दुरुपयोग पर गंभीर बहस छिड़ गई है। अतुल सुभाष की आत्महत्या, देश भर में गंभीर चर्चा। पत्नी जज पर संगीन आरोप, इंजीनियर की मौत पर रोष। मर्डर, अप्राकृतिक सेक्स, दहेज, अतुल पर 9 गंभीर केस। फांसी से पहले बताया हाल, जीना हो गया था मुहाल। डेढ़ घंटे का वीडियो, 23 पेज का नोट, किसका खोट? बेटे से मिलने नहीं दिया, कोर्ट के चक्कर में बुरा हाल किया। तीन साल में 120 बार पेशी, 40 दफे कोर्ट में जिल्लत सही। मैट्रिमोनी साइट से विवाह, 5 साल में दर्दनाक अंत हुआ। 34 साल के अतुल सुभाष का सुसाइड से पहले बनाया गया वीडियो पूरे देश में देखा जा रहा है। इसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर पत्नी से विवाद के बाद खुद पर लगे एक केस और सुसाइड की ओर ढकेलने वाले हर पॉइंट को विस्तार से बयान किया है। 2019 में मैट्रिमोनियल साइट से मैच मिलने के बाद अतुल सुभाष ने उत्तर प्रदेश की जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से शादी कर ली और इसके ठीक 1 साल बाद से उनकी जिंदगी नर्क में बदलनी शुरू हो गई। बेंगलुरु में पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे के वीडियो के साथ 23 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर पत्नी से विवाद के बाद खुद पर लगे एक केस और सुसाइड की ओर ढकेलने वाले हर पॉइंट को विस्तार से समझाया है। 34 साल के अतुल सुभाष का सुसाइड से पहले बनाया गया वीडियो पूरे देश में देखा जा रहा है। सुसाइड से पहले उन्होंने देश के जस्टिस सिस्टम और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस पर कई गंभीर सवाल उठाए, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। अतुल के अलावा उनके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई है। आपको बताते हैं अतुल सुभाष की शादी से लेकर सुसाइड तक पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ। शादी से सुसाइड तक 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद अतुल सुभाष ने उत्तर प्रदेश की जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से शादी कर ली। 2020 में दोनों का एक बेटा हुआ। कुछ ही महीनों में अनबन इतनी बढ़ गई कि 2021 में निकिता बेटे को लेकर बेंगलुरु से चली गई। 2022 में निकिता ने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ 9 मामले दर्ज कराए। इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल था। निकिता ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट में अतुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, जिसके चलते उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 2022 से 2024 के दौरान इन मामलों पर सुनवाई 120 बार हुई, जिसमें 40 बार
अतुल सुभाष को बेंगलुरु से जौनपुर पेशी पर आना पड़ा। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने खुदकुशी कर ली। बेंगलुरु के फ्लैट में उसका शव पंखे से लटका मिला। अतुल ने आखिरी वीडियो में कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गिव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड। अतुल ने सुसाइड से पहले 120 मिनट का एक वीडियो कॉल बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस पे उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए। अतुल ने कहा है कि पत्नी से प्रताड़ना, मैं पत्नी को हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस देता हूँ। इसके बावजूद वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2-4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से ना तो मिलने देती है, ना कभी बात कराती है। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। जब मैंने 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। अतुल ने कहा है कि जज नीता कौशिक कोर्ट में करप्शन करती हैं। इनका पेशीदार माधव आम आदमी से 50 रुपए और बड़े लोगों से 500 से 1000 रुपए लेता है, तभी मन मुताबिक डेट मिलती है। नीता कौशिक रिश्वत लेकर फैसला देती हैं। उन्होंने केस टालने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अतुल ने बताया है कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा। पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा है कि मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो, पत्नी मेरा शव न छू सके, जब तक प्रताड़ित करने वाले को सजा न हो, मेरी अस्थियां विसर्जित न हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजन को कोर्ट बरी कर दे तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाएं। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दी जाए। इस समय हम खोया मंडी में हैं, जहां पर निकिता सिंघानिया का घर है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घर अब ताला लग गया है और यहां से लोग जा चुके हैं। उनके पड़ोसी हैं, उनसे बात करने की कोशिश। सर, क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। अनीस अहमद साहब, आपने सुना होगा कि एक इंजीनियर ने अपनी जान दे दी है, क्या कुछ आपको जानकारी है? मामला ये है कि बहुत से चैनलों पर हमने देखा तो ये लड़का जो था वो इंजीनियर था, फिर उसके बाद इन लोगों का कोई केस चल रहा था तो उसमें जो है उस लड़के ने आत्महत्या कर लिया। अच्छा, ये बताइए, आप इनके परिवार को जानते हैं, कैसे लोग हैं, किस तरीके के? ये लोग व्यवहारिक नहीं हैं। अच्छा। ये लोग किसी से मिलते जुलते नहीं। मोहल्ले में सागरमल नागरमल के ये लोग किराए पे रहते थे। सागरमल नागरमल यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ ये लोग किराए पे रहते थे। अभी क्या ये जो घर है इनका, ये अपना? उन्होंने इस मकान को खरीदा था। ये मकान एक मुसलमान का था, उस मुसलमान ने इसमें आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद काफ़ी दिन बंद था, उस फिर इन लोगों ने खरीदा उसको। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जो निकिता है वो उनके प्रताड़ित करने के बाद ही इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है? उसने 46 पेज पर जो लिखा है उसने सब कुछ लिखा है। भारत की जुडिशरी पर, भारत के सारे हर चीज़ पर उसने लिखा कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो आपको हमारे नाले में हमको फेंक दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि क्या सच में नाइंसाफी हुई है? हमको तो लगता है कि नाइंसाफी हुई है, और सिस्टम को लेकर के भी सवाल लोग लेकर भी नाइंसाफी वाली बात है। जो उसने बयान दिया, जज के बारे में जो कहा और लोगों के बारे में कहा, उनके भाई के बारे में कहा, उनके चचा के बारे में कहा, उनकी माँ के बारे में कहा, सब तो कहा उसने। कोई ऐसा चैनल नहीं जिस पर नहीं है सब। तो जाहिर सी बात है कि सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब
ये परिवार ही दे सकता है। फिलहाल इस जो घर है इस पर ताला लग गया है और इन सवालों के बीच खबर ये भी है कि जो मैंगलोर की पुलिस है वो इस समय जौनपुर में है और यही डर है, इसी के चलते इस परिवार ने जो है घर छोड़ देना बेहतर समझा है। और अगर इस पूरे घर को देखें, इसके आसपास के देखें, ये बहुत व्यस्त गली है। अब चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन ये तो तय है कि जिस तरीके से परिवार ने अपना रुख स्पष्ट करने की बजाय घर छोड़कर भागने की कोशिश की है, उससे भी कई सवाल उठ खड़े होते हैं। और युवा इंजीनियर जिसको लेकर के देश भर में चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के बात हो रही है कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसके चलते उसका भरोसा सिस्टम से उठ गया, उसका भरोसा पूरे सरकार से उठ गया, सबसे उठ गया, और इसके बाद उसने जीवन का वो सबसे कठिन फैसला लिया जिसको अमूनन कोई नहीं लेता है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों पर ये जो चर्चा है आम है और लोग जो है सकते में है वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या समाधान है, क्या तरीका है, कि किस तरीके से वो इतना प्रताड़ित हुआ, इस हद तक प्रताड़ित हुआ कि वो अपनी जान दे बैठा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एआई इंजीनियर जब अपने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखता है, 1.5 घंटे का वीडियो बनाता है और उस वीडियो के बाद वो आत्महत्या कर लेता है और कई सवाल छोड़ देता है। उन सवालों के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो कहता है इंसाफ मिलना अभी बाकी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इन सवालों के बीच में इस परिवार का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये परिवार अब जो है इस घर से गायब हो गया है और इसीलिए सवाल उठते हैं कि आखिर गायब होने की वजह क्या है। जब अगर आपके पास आप गलत नहीं हैं तो आप घर छोड़ करके क्यों भाग रहे हैं, आप मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से मामले से पूरे देश में खास करके सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रहा है, तमाम कोर्ट के अलावा जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, क्या सच में कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इन सारे सवालों का जवाब ये परिवार ही दे सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ताला लगा है और अब ये परिवार कहाँ गया है इसकी किसी को खबर नहीं है। अतुल सुभाष की आत्महत्या अब सड़क से लेकर संसद भवन परिसर तक बहस का मुद्दा बन गई है। वकील के मुताबिक अतुल मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें प्रताड़ित करने की हदें पार कर दी थी। विकास कुमार का कहना है कि वो हर कीमत पर अपने बड़े भाई को न्याय दिलाकर रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक इस मसले पर अपनी राय रख रहे हैं। अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। मृतक के वकील दिनेश मिश्रा ने कहा है कि उनके दुख का मुख्य कारण ये था कि उनकी पत्नी और उनके परिवार ने उन्हें किसी भी तरह से अपने बेटे से मिलने नहीं दिया। उन्होंने अतुल के मानसिक रूप से अस्थिर होने की सभी अटकलों का खंडन किया और कहा कि वो बहुत ही व्यावहारिक और सहयोगी व्यक्ति थे। उन्होंने आगे कहा कि वे अदालत में बहुत नियमित थे, उन्हें न्यायपालिका पर बहुत भरोसा था। 498 डाइवोर्स का भी एक मुकदमा किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा था और 125 का जो मुकदमा चल रहा था तो वो हम लोग देख रहे थे। और 125 के मुकदमे में 29 जुलाई 2024 में फैसला हो गया था। निश्चित रूप से वह बहुत दुखी इस बात को लेके था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करने देना चाहती थी। वो बार बार चाहता था कि भाई बच्चे से हम बात करें। उसकी कोशिश यह भी थी कि अगर दूर पे हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं अपने बच्चे से बात कर सकूं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो है उसकी पत्नी जो है बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बात करे और इस बात को लेके वो बहुत दुखी था। वह बिल्कुल ही वह बहुत ही सौम्य लड़का था, वो बड़ा ही व्यवहारिक लड़का था। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। कोर्ट में जब भी तमाम तारीखें पड़ी, 22 तारीखें पड़ी, ही वॉज वेरी रेगुलर और बड़ा विश्वास था जुडिशरी में उसको। अब बच्चे को न मिलने देना तो यह निश्चित रूप से हम लोग देखते थे, इस नाते वो बहुत दुखी था और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत ही उसके प्रति खराब था। अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने कहा है कि परिवार न्याय पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अतुल को अत्यधिक उत्पीड़न सहना पड़ा। विकास का कहना है कि भारत में कई पुरुषों को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसने कानून को क्रूर मजाक में बदल दिया है। मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है उससे
सभी को उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अतुल सुभाष के माता पिता का बेटे के चले जाने से बुरा हाल है। दोनों बुजुर्ग रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ के कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं। उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और बने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। अतुल सुभाष की आत्महत्या के मसले में सियासतदान भी अपनी राय रख रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि अतुल का वीडियो दिल दहला देने वाला है। ये मामला साम्यवाद, समाजवाद और नारीवाद से भरा हुआ है। फिर भी हम दूसरी महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए एक गलत महिला का उदाहरण नहीं दे सकते। 99% शादियों में पुरुषों की गलती होती है। डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी, जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हेमंत कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहन ने बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के केस पर खुलकर अपनी राय रखी है। पुरुष अधिकार कार्यकर्ता बरखा त्रेहन ने कहा है कि अतुल सुभाष पहले व्यक्ति नहीं है, ऐसे लाखों पुरुष मर चुके हैं। अतुल सुभाष को जान देने के लिए मजबूर किया गया, ये सिस्टम की नाकामी है। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बनाया है। कितना पेनफुल है, कितनी सफरिंग्स है उसकी आवाज में। आप देखिए उसने अपने माता पिता को क्या क्या बोला है। आप देखिए, समझिए कि पूरे सिस्टम ने उसे फेल कर दिया और कोई संस्कार नहीं बचे हैं। आज किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है पुरुषों के, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और पढ़ी लिखी महिला, एसेंचर में काम कर रही महिला किसी पुरुष को इतना टॉर्चर कर दे। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। फांसी से पहले जिस तरीके से अतुल ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं, उन्हें सुनकर हर कोई स्तब्ध है। और वैवाहिक विवादों में पुरुषों के उत्पीड़न के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठ रही है।
अतुल सुभाष के खिलाफ दहेज, अप्राकृतिक सेक्स और पत्नी को गुजारे भत्ते में 3 करोड़ रुपए देने जैसे 9 संगीन केस दर्ज कराए गए थे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पत्नी के केस दर्ज करा देने के बाद निर्दोष होते हुए भी पति के लिए इन आरोपों से बाहर आ पाना आसान नहीं होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दिखाते हैं कि ऐसे हालात में फंसकर कई पुरुष खुद को ही खत्म कर लेने का रास्ता चुन लेते हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की मांग की। यह आयोग घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए काम करेगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत में 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। इसमें 81,000 से ज्यादा लोग विवाहित पुरुष थे और लगभग 28,000 विवाहित महिलाएं थीं। 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं और 4.8% ने वैवाहिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या की। अतुल सुभाष पर 9 गंभीर केस चल रहे थे। उनकी पत्नी निकिता ने उन पर दहेज मांगने, अननेचुरल सेक्स करने का आरोप लगाया था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा है कि महिलाएं धारा 498A यानी दहेज में लगने वाली धारा का दुरुपयोग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कभी कभी पत्नी की गलत मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A का सहारा लिया जाता है। इसको देखते हुए कोर्ट ने पहले भी चेतावनी दी है कि बिना किसी ठोस सबूत के घरेलू उत्पीड़न के आरोप किसी क्रिमिनल केस का आधार नहीं बन सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि धारा 498A का दुरुपयोग कर महिलाओं ने लीगल टेरर यानी कानूनी आतंक मचा रखा है। वहीं कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक तौर से संबंध बनाता है तो उस पर धारा 377 लगाई जाती थी। ये एक अपराध है, इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय कानून के मुताबिक पति पर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कई बार अप्राकृतिक सेक्स के आरोप लगाए जाते हैं ताकि पति को बेल न मिल सके। केवल पेनिट्रेशन होना ही इस तरह के केस को साबित करने के लिए काफी होता है। हालांकि 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपों को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है और वो शादीशुदा है तो पति अगर पत्नी के साथ किसी भी तरह का यौन व्यवहार करता है तो उसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में अप्राकृतिक सेक्स की धारा शामिल नहीं की गई है। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में पत्नी, सास और जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इन आरोपियों पर अब क्या कार्रवाई हो सकती है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अतुल ने वीडियो में जुडिशियरी और निकिता पर जो आरोप लगाए वो अभी साबित नहीं हुए। अतुल ने वीडियो में निकिता पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। अतुल के भाई ने निकिता के घर वालों पर भी केस दर्ज करवाया है। अगर निकिता इस मामले में दोषी पाई जाती है तो उन पर BNS की धारा 108 अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मुकदमा चलेगा। इसके तहत उनको 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं जौनपुर की सिविल कोर्ट जज रीता कौशिक पर लगे आरोपों की जांच हायर जुडिशरी कर सकती है। अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद निकिता के परिवार वाले जो यहीं पर रहते थे अब जो है चले गए हैं यहाँ पर ताला लगा कर, क्योंकि उनको बताया गया है कि बेंगलुरु पुलिस की खबर जैसे उनको मिलती है कि बेंगलुरु पुलिस जौनपुर आई है, उसके बाद इस घर पर ताला लग जाता है। और ये मैं बताऊं आपको कि निकिता की मां निशा सिंघानिया यहाँ पर रहती थी और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कपड़ों की उनकी दुकान है। ये पूरा घर है। रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में पूरा परिवार यहाँ से निकलता है ताला लगा करके। हालांकि परिवार पहले कह रहा था कि नहीं हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने किसी को नहीं उकसाया है, लेकिन अब जो परिस्थिति ये है कि जैसे ही परिवार को पता लगा कि बेंगलुरु पुलिस जौनपुर आई है उसके बाद इस परिवार पर ताला लग गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रात के अंधेरे में ये जो है गायब हो गए। तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके से अतुल सुभाष का मामला जोर पकड़ रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि परिवार पर यानी जो सिंघानिया परिवार है उस पर दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश भर में सवाल उठ रहे हैं। देश भर के लोग इस इंजीनियर की, युवा इंजीनियर की मौत को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में परिवार इस प्रेशर में आकर के
अब ये घर छोड़कर जा चुका है। और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि जौनपुर की बात करें तो इसके पहले इसके चाचा और तमाम जो निशा संघानिया खुद कह रही थी कि परिवार हमने किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया, हमने किसी को भी जो है मौत के लिए उकसाया नहीं, लेकिन जो अतुल है उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में अपनी जान दी है। लेकिन अब नई परिस्थिति ये है कि सिंघानिया परिवार यहाँ से पूरी तरीके से ताला लगा करके गायब हो गया है, कहीं भाग गया है, वो भी रात के अंधेरे में। तमाम सवाल पूछने की कोशिश हुई लेकिन कोई सवालों का जवाब नहीं। और ये गली देखेंगे तो ये जो जगह है, ये जो घर है कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर है। और ये देखिए पीयूष ट्रेडर्स है जो इनकी दुकान थी, जो यहाँ पर चलाते थे ये लोग। तो जाहिर सी बात है कि अब इस जो सुसाइड केस है उसमें अब जो सिंघानिया परिवार है, निशा संघानिया जो माँ है उनकी, वो अपने परिजनों के साथ इस घर को छोड़ करके भाग गई हैं। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।